साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों कल के इस सीरीज में कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे, 46 गो क्वेश्चन किए थे हम लोग। आज से 47 क्वेश्चन से आगे हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक किया करिए वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और कमेंट में अपना विचार मेरे तक ज़रूर पहुँचाइए। अगर किसी तरह का डाउट हो वो भी लिखिए। हर तरह का जो भी आपके मन में हमारे वीडियो से रिलेटेड बात हो ज़रूर लिखिए। आपके हर एक कमेंट का स्वागत है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं और भी शानदार क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपसे फिर से बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो पिछले साल हुआ था, सितंबर में शायद हुआ था स्टेट एग्ज़ाम जो बिहार का हुआ था, म्यूजिक का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया हूँ। वो वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और आने वाले समय में भी बहुत जल्द आपका बीपीएससी का टीजीटी पीजीटी का दोनों क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। उसके बाद भी और भी तमाम तरह का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और भी स्टेट का भी एग्ज़ाम का जो होता है, मतलब किसी भी तरह से जो तमाम बोर्डों में पूछे गए हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को मेरे इस चैनल पे आपके एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं पूरी प्लानिंग कर लिया हूँ। आपके सिलेबस को कवर करते हुए कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। बस आप चैनल पे साथ बनाए रखें, हमारा सहयोग करें, मेरे चैनल को आप अपना आशीर्वाद प्यार दें, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वह स्वर जिन्हें गाने से राग नष्ट हो जाता है, स्वर क्या कहलाते हैं? देखिए, वह स्वर जिन्हें गाने से राग नष्ट हो जाता है, तो वादी स्वर तो राग का मुख्य स्वर होता है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। संवादी से भी दिक्कत नहीं है, अनुवादी से दिक्कत नहीं। देखिए विवादी लिखा हुआ है, विवादी का मतलब ही है विवाद, तो इससे विवादी स्वर से राग का जो नष्ट हो जाता है, ठीक है। हालांकि विवादी स्वर का कुछ अपवाद केस भी है कि कभी कभी किसी राग में ये सुंदरता के लिए हल्का सा प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो जनरल बात है, वह स्वर जिन्हें गाने से राग नष्ट हो जाता है, वह क्या स्वर कहलाता है? विवादी स्वर कहलाता है। म प ध नि सा रे गा मा प ध नि सा रे गा मा पा, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे म प ध नि एक आगे बढ़ रहा है, म प ध नि आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। सा रे गा मा यानी कि सिंपल चल रहा है, म प ध नि सा रे गा मा प ध नि सा। सबसे पहले अर्धचंद्रकार बना हुआ है, तो ये तो तान का रूप है, ये स्पष्ट दिख रहा है। तो ये तान है क्या? ठीक है, तो ये सपाट तान है, सिंपल जा रहा है। म प ध नि म प ध नि म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा, एकदम सिंपल जा रहा है क्रम से। तो ये सपाट है, एकदम सरल है, ठीक है। संगीत दर्पण में शिव मत के अनुसार राग और रागनियाँ कितने होती हैं? तो देखिए संगीत दर्पण में शिव मत के हिसाब से और आपका कृष्ण मत के हिसाब से 6 और 36 राग माने गए हैं, और वहीं हनुमत और भरत मत के अनुसार 6 और 30 राग माने गए हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वह स्वर जो उसकी मूल स्थिति से ऊपर जाने पर विकृत हो जाता है, वह स्वर उसकी मूल स्थिति आप समझ रहे होंगे कि जो उसका स्थिति है उससे ऊपर जाने पर विकृत हो जाता है। और सारे जो स्वर हैं जैसे रे ग ध्वनि है, वह स्वर नीचे आता है, नीचे की तरफ आता है। शुद्ध जैसे शुद्ध अवस्था ग है, कोमल होता है तो एक स्वर नीचे उतरता है, ठीक है। तो शुद्ध अवस्था होता है वह विकृत हो जाता है, यानी कि नीचे आने पे। लेकिन एक ऐसा स्वर है म जो ऊपर की तरफ जाता है, तब ना शुद्ध माँ के बाद में एक माँ जाता है तो तीव्र माँ होता है, और तीव्र माँ को क्या कहते हैं? विकृत स्वर कहते हैं, ठीक है। राग यमन थाट का राग है, यानी कि राग यमन किस थाट का राग है, क्वेश्चन का मतलब है। तो यमन कल्याण थाट का है। और दोस्तों राग यमन का वादी संवादी क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन है। राग काफ़ी के वादी और संवादी कौन से हैं? तो राग काफ़ी के वादी और संवादी, काफ़ी में दोस्तों क्या क्या कोमल लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और इसका वादी संवादी आपका प और सा हो जाएगा। गामा पानी दोस्तों यहाँ पे टिक लगा हुआ है, उसको आप लोग ध्यान न देंगे, ठीक है। आप लोग बस ये समझिए कि टिक नहीं लगा, हो सकता है कुछ गलत भी टिक हो, तो उससे हम लोग को मतलब नहीं रखना है, हम लोग को अभ्यास से मतलब रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ये हम लोग किस ढंग से अभ्यास कर रहे हैं, हमारे मेमोरी में कैसे फिट हो रहा है, इस पर ध्यान देना है, उस पर ध्यान आपको देना ही नहीं है, ठीक है। और हमारा यही कोशिश है कि बस आपको मैं अभ्यास कराऊँ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रूप से आप ऑलरेडी किसी अच्छे बुक को पढ़िए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो केवल राग परिचय का चारों भाग पढ़िए, ठीक है। और ये क्वेश्चन का अभ्यास करिए हमारे चैनल पे। आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिले क्वेश्चन को करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अभ्यास करना है, हमारा यही सहयोग है कि मैं आपको आगे बढ़ाऊँ, और आपसे मेरा ये है कि रिक्वेस्ट है कि आप मुझे आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो हम सभी साथी को मिल करके आगे बढ़ना है। मेरा भी उद्देश्य है कि आपके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सके, क्योंकि अगर आपके चेहरे पे मुस्कान आती है तो उससे मेरे लिए और ये खुशी की बात होगी, आपके अंदर से अगर मेरे लिए आशीर्वाद निकलता है
तो चलिए गामा पानी सा गागा रे सा, ये जो स्वर देख रहे हैं आप स्वर समूह, ये किसका राग है इस पहचानना है। ठीक है, तो कल्याण में देखिए, कल्याण में होता क्या है कि यहाँ पे मतलब का अगर कल्याण रहता तो तीव्र म जरूर इसमें दिखाई देता, तो इसमें बिलावल है नहीं, खमाज भी नहीं है। ठीक है, और आपका ये बिहाग है। अब देखिए यहाँ पे चंद्रिका सार का फिर से एक श्लोक आ गया, तीखे गानी कोमल रिगधा वादी धैवत साज समवादी गंधार। तो ये जो राग चंद्रिका सार के हिसाब से ये तोड़ी का है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बस एक बार इसको दिमाग में रखेंगे। राग का मुख्य चलन डैट डैट स्थानों में होता है। राग का मुख्य चलन जो होता है, यहाँ पे मंद्र लिखा हुआ है, मंद्र और मध्य इसका आंसर हो जाएगा। मुख्य जो चलन होता है राग का स्वरों का, वो अक्सर मंद्र और मध्य में होता है। तार में तो कभी कभार देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से जिसकी बात है उसकी चर्चा यहाँ पे है। वह ख्याल जो धीमी गति में गाया जाता है वह डैश डैश कहलाता है। धीमी गति में जो ख्याल गाया जाता है उसको बड़ा ख्याल कहते हैं, यानी कि विलंबित ख्याल में। धमार गायन सामान्यतः 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, धमार गायन सामान्यतः डैश डैश का वर्णन करता है। धमार होली का वर्णन करता है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, चूँकि ऑप्शन प्रत्येक ऑप्शन को देखेंगे तो अब उस समय नहीं रहा। मेरा ये टारगेट है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं, क्योंकि यहाँ पे आप अभ्यास करने आ रहे हैं। तो अभ्यास का मतलब है कि आप पढ़ के आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा, तो उससे आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम का समय भी कम है। ज़्यादातर ठुमरी इन 4 रागों में से एक में नहीं गाई जाती है। देखिए, काफ़ी में, बारवा में, भैरवी में भी गाई जाती है, वैसे पीलू में भी गाई जाती है, आपकी झिंझोटी में भी गाई जाती है ठुमरी, लेकिन ललित राग में नहीं गाई जाती है। तो हम लोग का आंसर ललित हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, वैसे कुछ क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हुए आंसर को, जो ऑप्शन है उसको देखते हुए एलिमिनेट करके भी आंसर निकल जाता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, और मैं यही कोशिश करता हूँ अपने अगर मेरे सारे वीडियो को आप देख जाते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि मैं कंसेप्ट भी आपका बिल्डअप कराने का कोशिश करता हूँ। और दोस्तों अभी पिछले वीडियो में जो मैं स्टेट का क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ, आपको सॉल्व करके ये महसूस हो गया होगा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जो भी कंटेंट दे रहा हूँ वो आपके सिलेबस को टच करते हुए दे रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन उसमें ऐसा नहीं था जो हमारे द्वारा चर्चा नहीं किया गया होगा या उसका कंसेप्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तंबूरे की लंबी लकड़ी वाला भाग जो तुंबा से जुड़ा हुआ है वह क्या कहलाता है। तंबूरे की लंबी लकड़ी वाला भाग जो तुंबा से जुड़ा हुआ है वह डांड कहलाता है। लंबी लकड़ी जो, ठीक है, डांड कहलाता है। आइए, किसी बाह्य स्रोत या प्रभावों से ध्वनि का स्वयं कंपित होना क्या कहलाता है। किसी बाहरी स्रोत से या प्रभाव से ध्वनि जब स्वयं कंपित होने लगता है ना, अनुनाद होता है। अनुनाद क्या होता है कि किसी ध्वनि से प्रेरित होकर के अगर कंपन होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ से एक ध्वनि निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक ध्वनि या यहाँ पे एक ध्वनि इसके प्रेरणा से अगर उत्पन्न हो रहा है, उसी को अनुनाद कहते हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी में अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। हिंदुस्तानी में शुद्ध म कर्नाटक में क्या कहलाता है। तो इसका जैसे दोस्तों मैं आपको बोला था ना कि जो टिक लगा हुआ है उस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, ये आंसर गलत है। हिंदुस्तानी में जो शुद्ध म होता है कर्नाटक में प्रतिमा होता है आंसर। ठीक है, इन चारों में से कौन तानसेन का संतान नहीं है। तो तानसेन का शरद सेन, बिलास खान और सूरत सेन, एक और आपके इनके पुत्र हैं, 4 पुत्र थे। ठीक है, इनका नाम मैं पिछले वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी उनका क्या नाम था, लेकिन रंग सेन तो नहीं था। ये ऑप्शन आपका सही है, आंसर सही है, डी नंबर। स्वामी हरिदास की कितनी की आयु में मृत्यु हो गई। तो 95 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। वीडी पलुस्कर यानी कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर का देहांत कब हुआ था। देखिए, पिछले वीडियो में मैं इनके बारे में बता चुका हूँ। उनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1872 को, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई 21 अगस्त 1931 को। विष्णु दिगंबर पलुस्कर की मृत्यु कब हुई थी, 21 अगस्त 1931 को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर किनके पुत्र थे। तो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के जो पिताजी थे गौरी शंकर ठाकुर नाम था, सही है क्वेश्चन। विदेशी किनके द्वारा लिखा गया, यानी कि मातंग लिखा हुआ है, मतंग होगा। ठीक है, अब आ रहा हारमोनियम किनकी देन है, यानी कि हारमोनियम के आविष्कारक कौन है। तो अलेक्जेंडर डायवन की ये उनका आविष्कारक हैं ये। और हारमोनियम की आविष्कार दोस्तों कब हुई थी, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। तीना धीना धीना
तीती ये मतलब कि पूछ रहा है, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, यहाँ देख रहे हैं आप 3 स्वरों को लेकर के अर्धचंद्रकार बना हुआ है, 3 मात्राओं को लेकर के देख रहे हैं। तो ये किस लय में है, लय लय पहचानना है, तो ये तिगुन में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक राग में आरोह अवरोह दोनों में 7 स्वर हैं परंतु स्वर नियमित क्रम में ना हो तो राग की क्या जाति होगी? देखिए, एक राग के आरोह और अवरोह में 7 स्वर तो हैं, लेकिन परंतु कोई भी स्वर नियमित क्रम में नहीं है। नियमित क्रम का मतलब क्या होगा? अगर सा है तो सा के बाद रे नहीं है, सा के बाद हो सकता है म होगा या प होगा। मतलब इस ढंग से अगर नियमित नहीं है, अनियमित है, सातों स्वर का प्रयोग करके, तो उसको क्या कहेंगे? वक्र में है, यानी कि टेढ़े मेढ़े है। ठीक है, कभी इधर कभी इधर, तो उसको वक्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन चारों में से कौन अकबर के ज़माने का संगीतकार नहीं था? देखिए, रामदास, तानसेन, बैजू बावरा ये सभी अकबर के समकालीन थे, लेकिन अमीर खुसरो अकबर के ज़माने के संगीतकार नहीं थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय के ये कलाकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का, रामचरितमानस किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये तो थोड़ा सा म्यूजिक से अलग हट के क्वेश्चन है, लेकिन कंटेंट में दिया हुआ है तो मैं आपको बता दूँ, तुलसीदास एकदम सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सर्वथा भिन्न चुनना है, यानी कि इसमें जो सबसे भिन्न हो उसको चुन लेना है। देखिए, नोम तुम का आलाप होता है, राग आलाप होता है, रूप का आलाप भी होता है, ये सब आलाप्ती गान के अंदर, लेकिन कूट आलाप कोई नहीं होता है। ये भिन्न है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 73 नंबर, यदि एक गाना एक ताल में बजाते हुए सम के बाद शुरू किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यदि एक गाना एक ताल में बजाते हुए सम के बाद अगर शुरू किया जाता है तो इसे विषम कहते हैं। ठीक है, यदि एक ताल को उसकी मूल गति से 1.5 गुना तीव्र गति से बजाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब 1.5 का बात हो 3/2, यानी कि इसका मतलब हुआ इसी को तोड़ करके यही आता है, तो आड़ लय हो जाता है। दोस्तों, अगर मतलब कि किसी भी मतलब वीडियो में आपको या किसी भी टॉपिक पे अगर आपको किसी तरह का डाउट लगे, बाय द वे मैं भी इंसान हूँ, अगर मेरे से भी कोई मिस होता है तो आप उसको दिल पे ना लेकर के कमेंट जरूर करेंगे, मैं उस पर ज़रूर देखूँगा। हम सभी साथी को मिल करके आगे बढ़ना है। अगर बाय द वे मेरे से भी अगर कोई भूल होती है तो उसको आप ज़रूर कमेंट करके मेंशन करके मेरा ध्यान उस पर दिलवाएंगे। ठीक है, मैं आपके हर एक कमेंट का स्वागत करता हूं और मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। आड़ लय की गति क्या है? आड़ अभी मैं बताया हूँ, 3 में 2 में 3, यानी कि 3/2। जय जय ये जो दिखाई दे रहा है, उक्त बंदिश किस लयकारी में लिखी गई? यहाँ पे देख रहे होंगे 3 मात्रा को अर्धचंद्रकार किया गया, तो 3 किया गया है, जय 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 जय। तो यहाँ पे ये जो पूछ रहा है ना, ये मतलब कि किस लयकारी में है, तो ये तिगुन उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीन स्वरों को आप देख रहे होंगे कि अर्धचंद्रकार किया गया है। किसी ताल में वह बिंदु जिससे गायन वादन या ताल का ठेका शुरू होता है क्या कहलाता है? जहाँ से ठेका शुरू होता है उसको सम बोलते हैं। सही एकदम। यदि एक राग में आरोह के 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर हैं तो उसकी जाति क्या है? अगर आरोह में 6 है और अवरोह में 7 है तो साडो संपूर्ण हो जाएगा। इन चारों में से कौन सा निबद्ध गान का एक प्रकार नहीं है? इन चारों में से कौन सा निबद्ध गान का एक प्रकार नहीं है? यानी कि निबद्ध गान का क्या मतलब होता है? जो तालों में बंधे हों। तो प्रबंध, रूपक, वस्तु ये सभी प्राचीन समय के ये गायन शैली थे, ये सभी ताल में थे, लेकिन धातु कोई ये गायन का प्रकार नहीं है ये। ठीक है, तो ये अनिबद्ध या मतलब निबद्ध में नहीं है। तो स्वर, पद, ताल और मार्ग से बना गीत क्या कहलाता है? देखिए, स्वर, पद, ताल और मार्ग से बना गीत अक्षिप्तिका कहलाता है। दोस्तों, बहुत सारे पारिभाषिक शब्दावली भी हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पहले मैं किसी वीडियो में कवर भी कर दूंगा, जो आपको मतलब कि कंटेंट में कुछ पारिभाषिक शब्दावली दिख रहे होंगे जो आपको हार्ड लग रहे होंगे। टेंशन की बात नहीं है, एग्ज़ाम के पहले किसी न किसी वीडियो के माध्यम से या अलग से सारे टॉपिक को मैं आपको क्लियर ज़रूर कर दूंगा। इन चारों में से कौन सा उल्लेखित थाटों में से एक नहीं है? देखिए, कल्याण भी थाट है, भैरवी भी थाट है और भैरव भी थाट है, लेकिन मल्हार कोई थाट नहीं होता है। आंसर हो जाएगा हम लोग का। राग भूपाली का गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम। ठीक है, राग भूपाली दोस्तों कल्याण थाट का ही राग है। प्रवादी संवादी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। शारे मापा, फिर कोमल धा नी धा, फिर पा धा मापा ग, रे सा रा को पहचानिए। गधन इसमें कोमल लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये असावरी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राग बिहाग किस थाट से है? तो बिहाग बिलावल थाट का है। राग केदार का संवादी स्वर। ठीक है, राग केदार का संवादी स्वर, राग केदार का संवादी स्वर 7 दिया हुआ है। दोस्तों, वैसे मैं इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो धमार गीत में जो
मुख्य रूप से वर्णन होता है वह होली का ही वर्णन होता है। मैं अभी पिछले वीडियो में बताया हूँ और पिछले अभी कंटेंट में क्वेश्चन में बताया हूँ। राग भूपाली के वादी और संवादी क्रमशः ग और ध है, ठीक है। इन चारों में से एक ध्रुपद शैली गायन में उल्लिखित वाणी नहीं है। देखिए डागुर, गोबरहार, खंडार, ये देखिए निहार, नौहार अगर आता तो ये ध्रुपद का बानी हो जाता अगर नौहार, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निहार लिखा हुआ है तो निहार इसका नहीं होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कौन सा घराना ठुमरी शैली गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ और बनारस ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भजन में इन चारों में से किसी एक ताल में नहीं गाया जाता है। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा झुमरा। अर्धदर्शक स्वर म को कहते हैं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। चाटी और गोटे के बीच का स्थान 92 नंबर क्वेश्चन, चाटी और गोटे के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो लव कहलाता है, ठीक है। तानसेन का मूल नाम तन्ना मिश्र था, सभी जानते हैं। 94 क्वेश्चन है, इन चारों में से कौन स्वामी हरिदास के परम शिष्यों में से एक नहीं है? बैजू बावरा, दिवाकर पंडित, गोपाल लाल, ये सभी उनके शिष्य हैं। हरिदास के लिंग रामनाथ नहीं है। वी.डी. पलुस्कर द्वारा गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना 5 मई 1901 को की गई। दूसरी शाखा मुंबई में 1908 में की गई। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे, ठीक है। ओंकारनाथ को प्रणव रंग बोला जाता था, ठीक है। प्रणव भारती इनकी एक पुस्तक भी है। तो डैश डैश ने पहली बार बीड़ा के तारों की लंबाई को भागों में बांटा और 21 स्वर स्थापित किए। किसने? तो ये अहोबल ने किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम फटाफट देख लेते हैं। वीडियो का मतलब कि जो लेंथ है लंबा हो जा रहा है, फटाफट अब आंसर को थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लोग देखते हुए भाग रहे हैं। वह स्वर जिस पर गीत खत्म होता है क्या कहलाता है? न्यास पे गीत खत्म होता है, न्यास से इसका आंसर हो जाए। कौन से 2 स्वर अचल स्वर है? सापा अचल होता है। चौगुन लय में ताल, ताल, झप, ताल, कुल कितनी बार बजाई जाती है? चौगुन लय में ये इसका आंसर 4 बार हो जाएगा, ठीक है। कश्मीर के इतिहासकार कल्हड़ ने डैश डैश में कश्मीर के इतिहास में संगीत, नृत्य और नाटक को प्राप्त राजकीय संरक्षण के बारे में तथ्य अभिलिखित किए हैं। तो ये मतलब कि जो कश्मीर के इतिहासकार कल्हड़ ने राज तरंगड़ी में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किनके शिष्य थे? तो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सामगान अपने विविध रूपों के साथ डैश डैश संगीत का ताना बाना बुनता है, यानी कि वैदिक संगीत का ताना बाना बुनता है सामगान, ठीक है। वैदिक स्वर भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। इन चारों में से कौन सा तालों में एक अंक का प्रकार नहीं है? तो अणुद्रुत, द्रुत, काकपद, ये सब, ये अणुद्रुत लिखा हुआ है, ठीक है। अणुद्रुत, द्रुत, काकपद, काकापद लिखा हुआ है, मिस्टापिंग है काकपद, लेकिन अति द्रुत कोई ये तालों का अंग नहीं होता है, ठीक है। 6 अंगों में अति द्रुत नहीं मिलता है। झप ताल में कितनी मात्राएं, कितनी खंड और कितनी मतलब कि झप ताल में डैश डैश मात्राएं, डैश डैश खंड और खंडों में इतनी मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर 10 ताल 4 खंड, ठीक है। और ये जो मात्राएं है 2-3-2-3 का विभाग होता है, ये है। विलंबित 3 ताल में मात्राओं की कुल संख्या क्या है? विलंबित 3 ताल में मात्राओं की कुल संख्या 16 है। सारंग किस ग्रंथ के लेखक है? संगीत रत्नाकर के। गायन की वह विद्या जिसमें एक ताल का उपयोग किया जाता है, ख्याल में होता है, ठीक है। निम्नलिखित चारों में से कौन सा एक अचल स्वर है? तो प और सा अचल स्वर होता है, हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 110 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। वह गीत जिस पर, वह गति जिस पर गीत गाया जाता है वह डैश डैश कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह, ये गति है, लय पे ही ना गाएंगे किसी गीत को, तो लय हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गमक का प्रकार जिसमें स्वर का कंपन एक मात्रा काल पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंदोलित गमक होता है, ठीक है। और ये गमक के बारे में भी किसी वीडियो में पूरा डिटेल बता दूंगा। 15 गमक का किस में कितना मात्रा होता है, ठीक है। एग्जाम के पहले दोस्तों आप क्लियर रहिएगा कि क्वेश्चन के माध्यम से हो या सेपरेट वीडियो के माध्यम से हो, हर एक कंटेंट आपके सिलेबस में जो भी है कोई भी कंटेंट नहीं छूटेगा। आप इतना विश्वास के साथ मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप यकीन मानिए जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे उस दिन आपको फील हो जाएगा कि आपके लिए हम कितना मेहनत किए हैं, वो कितना सार्थक हो रहा है। बस उसके लिए मैं आपसे यही चाहूँगा कि हमारे चैनल पे सपोर्ट बनाए रखें ताकि मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगे। तो आइए अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद शैली के गायन का तीसरा भाग क्या है? तो संचारी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, 1 मिनट थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूँ। हाँ, तो ध्रुपद शैली के गायन का तीसरा भाग क्या है? तो संचारी होता है, ठीक है। अस्थाई अंतरा, संचारी आभोग, तो 3 नंबर पे संचारी आता है। अगला क्वेश्चन, राग भूपाली थाट से संबंधित है, कल्याण थाट से संबंधित है। असावरी थाट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग का,
डैश डैश कोमल रे माधा सुर तीव्र गंध, ये राग चंद्रिका सार का ये सब ये है, श्लोक टाइप का है, तो ये भैरव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। राग केदार की जाति क्या है, ये सब जो 115 पुराना ट्रेंड रहा, क्वेश्चन का विस्तार का आता नहीं है। ठीक है। राग केदार की जाति क्या है, ऑडव साडव है। ठीक है। राग मियाँ मल्हार काफ़ी थाट से है। ठीक है। नी सा म ग म प म ग प म ग म ग रे सा, ये भीम पलासी। ठीक है। ध्रुपद गीत सामान्यतः निम्न चारों में से एक भाषा में नहीं पाया जाता है। ध्रुपद, देखिए ध्रुपद जो है हिंदी में, ब्रज का तो ये मतलब कि होता ही है, उर्दू संस्कृत में नहीं पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से यह कहा जाता है कि डैश डैश ने गायन की टप्पा गायन शैली का आविष्कार किया, सौरी मियाँ ने किया। ठीक है। और सौरी मियाँ गुलाम रसूल के शासन के समय रहे। कजरी गीत सामान्यतः भक्ति में, भक्ति रस में वर्णित रहता है, वह वर्णित नहीं करता है। ठीक है। कजरी गीत सामान्यतः ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है। और राधा कृष्ण के बारे में गाया जाता है, विरह के भी विषय में गाया जाता है। तो ये कजरी इनसे संबंधित है, लेकिन भक्ति से संबंधित नहीं है। ठीक है। भक्ति से इसलिए न संबंधित नहीं है क्योंकि ये विरह का ही गीत होता है। 122 नंबर क्वेश्चन है, लयकारी का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है। तो लयकारी का प्रयोग धामार गायन शैली में किया जाता है। धामार और ध्रुपद दोनों लयकारी प्रधान है। ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। बाएं तबले को क्या कहते हैं, डग्गा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट में देने का, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे, ताकि आपका रिवीजन हो। समय कटने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। और भी शानदार कंटेंट के साथ आप नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।